नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से DLS स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो आपको पता है हम राज्यपाल पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने राज्यपाल के प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में पढ़ा था। राज्यपाल से संबंधित जितने भी प्रमुख अनुच्छेद थे उनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था और याद भी किया था। तो आज हम राज्यपाल की जो शक्तियाँ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम राज्यपाल की शक्तियों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्यपालिका से संबंधित जो शक्तियाँ हैं उनके बारे में, फिर पढ़ेंगे विधायी शक्तियाँ, उसके बाद पढ़ेंगे वित्तीय शक्तियाँ कौन कौन सी हैं राज्यपाल के पास वो पढ़ेंगे। उसके बाद राज्यपाल के पास अपने स्वविवेक के आधार पर किन किन शक्तियों का प्रयोग करता है राज्यपाल उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे हम न्यायिक शक्तियाँ कौन सी प्राप्त हैं राज्यपाल को वो पढ़ेंगे। और उसके बाद अंत में हम पढ़ेंगे आपातकालीन शक्तियों के बारे में। तो इस तरीके से हम राज्यपाल की जो सभी शक्तियां हैं उसके बारे में डिटेल से इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो अपन शुरू करते हैं राज्यपाल की शक्तियाँ। तो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति देखते हैं अपन। राज्यपाल के पास कार्यपालिका से संबंधित कितनी शक्ति हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है अनुच्छेद 154 की, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था अनुच्छेदों में। तो राज्यपाल हैं वो राज्य की जितनी भी कार्यपालिका शक्ति होती हैं उसका प्रमुख होता है राज्यपाल। और ये एज इट इज़ सवाल कई एग्जामों में पूछा गया है। तो कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है राज्यपाल, आपको ध्यान रखना है, न कि मुख्यमंत्री। तो ये पहली शक्ति है कि वो कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है। और उसके अलावा एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 166, जिसके अंदर बताया है कि राज्य में जितने भी काम होंगे वो सब राज्यपाल के नाम से ही किए जाएंगे। यानी कि मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद की सिफारिश के आधार पर जितने भी कार्य होंगे उन सब पर हस्ताक्षर हैं वो राज्यपाल करता है। आपको पता है कि जब विधानसभा में कोई विधेयक पेश होता है तो उस पर भी जब अंतिम रूप से राज्यपाल हस्ताक्षर करते हैं तभी वो कानून बनता है। तो इस प्रकार से जितने भी काम होते हैं राज्य के अंदर वो सब राज्यपाल के नाम से ही होते हैं। और ये बात लिखी है अनुच्छेद 166 के अंदर। तो ये भी एक कार्यपालिका शक्ति है राज्यपाल के पास। और दूसरी शक्ति की बात करें तो वो है नियुक्ति से संबंधित। राज्यपाल हैं वो राज्य के अंदर विभिन्न पदों पर हैं वो नियुक्तियाँ करता है। यानी नियुक्ति करने से संबंधित एक प्रमुख कार्यपालिका शक्ति है, जिसके अंदर राज्यपाल सर्वप्रथम मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद इनकी नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा की जाती हैं। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि मुख्यमंत्री होता है, निर्वाचित होता है या नियुक्त होता है। तो उसमें मुख्यमंत्री हैं वो नियुक्त होता है। तो नियुक्तिकर्ता कौन है? तो राज्यपाल करता है। तो ये आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और फिर मुख्यमंत्री की सिफारिश के आधार पर है वो मंत्रिपरिषद हैं उसके सदस्यों की भी नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है। और इसके बाद हैं जो RPSC हैं, राज्य लोक सेवा आयोग, उसके अध्यक्ष और जो भी मेंबर्स होंगे उन सब की नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा की जाती हैं। RPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती हैं। और फिर आता है राज्य निर्वाचन आयुक्त। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य जो भी निर्वाचन आयुक्त हैं उन सब की नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। तो मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और RPSC के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति और जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति, और उसके बाद जो महाधिवक्ता होता है राज्य के अंदर जो कानून से संबंधित काम करता है उसकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। और ये है वो अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165 के अंदर प्रावधान है महाधिवक्ता की नियुक्तियाँ वो राज्यपाल महोदय द्वारा की जाती हैं। और इसके अलावा जो लोकायुक्त होता है उसकी भी नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है। तो ये राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित शक्ति है। इसमें एक विशेष बात यह है कि जो ये RPSC का अध्यक्ष और सदस्य और राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं इनकी नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन इनको हटाने से संबंधित जो शक्तियाँ हैं वो राज्यपाल के पास नहीं है। हटाने का काम है वो राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखना है कि RPSC के अध्यक्ष एवं सदस्य और राज्य निर्वाचन आयुक्त इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, लेकिन इनको हटाने का काम है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। ये भी कई बार पूछा जा चुका है, आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये हो गई राज्यपाल की
नियुक्ति से संबंधित शक्ति, और इससे पहले हमने पढ़ा कि सभी काम है वो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं और राज्यपाल ही राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है। तो इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। हम आगे देखते हैं और कौन कौन सी कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल के पास हैं। तो कार्यपालिका शक्ति के अंदर हम और बात करें तो राज्यपाल को कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां दे रखी होती है, जैसे कि राज्य के अंदर जितने भी सरकारी विश्वविद्यालय हैं उनका राज्यपाल होता है कुलाधिपति। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं। राज्यपाल समस्त राज्य के सरकारी विश्वविद्यालय हैं उनका कुलाधिपति होता है और ये नियुक्ति का काम करता है। जो विश्वविद्यालयों के कुलपति होते हैं उनकी नियुक्ति करता है, नियुक्ति का कार्य करता है कुलपति की। मतलब राज्य के अंदर जितने भी सरकारी विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपतियों की नियुक्तियां वो राज्यपाल द्वारा की जाती हैं और राज्यपाल स्वयं है वो उन विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसमें केवल जो राज्य के सरकारी विश्वविद्यालय हैं वो ही आएंगे, ना तो इसमें निजी विश्वविद्यालय आएंगे। कोई भी निजी विश्वविद्यालय है तो उसका कुलाधिपति नहीं होगा। और इसके अलावा जो केंद्र सरकार के विश्वविद्यालय हैं, जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं राज्य के अंदर, तो उनका भी ये कुलाधिपति नहीं होगा। केवल और केवल जो राज्य सरकार द्वारा संचालित सरकारी विश्वविद्यालय हैं उनका कुलाधिपति होगा और उन विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की वो नियुक्ति करेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक आप इम्पोर्टेंट फैक्ट या नोट कह दीजिए, जिसमें जो राज्य के अंदर विधि विश्वविद्यालय होगा, विधि विश्वविद्यालय हैं उसका है वो कुलाधिपति हैं वो होगा जो अपना राज्य का हाईकोर्ट होगा उसका है वो मुख्य न्यायाधीश। यानी कि राज्य के अंदर जो विधि विश्वविद्यालय है उसका कुलाधिपति राज्यपाल नहीं होता है। राजस्थान के अंदर जोधपुर में विधि विश्वविद्यालय है तो उसका है वो कुलाधिपति राज्यपाल नहीं है, उसमें जो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है वो कुलाधिपति होता है। ये भी आपको याद रखना है अच्छे से, क्योंकि जब वो क्वेश्चन देगा तो उसमें लिख देगा राज्यपाल होता है, फिर उसमें ये सारे ऑप्शन ऐड कर देगा कि समस्त सरकारी विश्वविद्यालयों का, समस्त निजी विश्वविद्यालयों का, निजी और सरकारी दोनों का, या फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय का, विधि विश्वविद्यालय का। इस तरीके से वो ऑप्शन बनाकर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको इसको अच्छे से समझना है। तो अगली बात करें, जो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र हैं जो अपने उदयपुर के अंदर स्थित हैं उसका है वो सभापति होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का सभापति होता है राज्यपाल। फिर है जो स्काउट गाइड होती हैं एनसीसी, उसकी जो राजस्थान शाखा है उसका है वो मुख्य संरक्षक होता है राज्यपाल। ये भी आपको याद रखना है। स्काउट गाइड का संरक्षक होता है राज्यपाल, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का सभापति होता है राज्यपाल और समस्त सरकारी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है राज्यपाल। फिर है जो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी है जिसकी जो राजस्थान शाखा है उसका भी अध्यक्ष होता है राज्यपाल। यानी कि सिर्फ और सिर्फ राजस्थान शाखा है उसका राज्यपाल होगा अध्यक्ष। ये आपको याद रखना है अच्छे से, क्योंकि ऑप्शन देकर वो कंफ्यूज कर सकता है। इसके बाद जो राज्य के लिए सैनिक कल्याण बोर्ड है उसका सभापति होगा, राज्य सैनिक बोर्ड है उसका सभापति होगा राज्यपाल। और फिर बात करें जो राज्य के अंदर भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी समेकित निधि से संबंधित जो प्रबंधन समिति बनी हुई है उसका अध्यक्ष भी है वो राज्यपाल ही होगा। तो ये राज्यपाल को कुछ आप कह सकते हैं अतिरिक्त जिम्मेदारियां दे रखी है, जिसमें सरकारी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का सभापति होता है, स्काउट गाइड का संरक्षक होता है, रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष होता है, सैनिक बोर्ड का सभापति होता है और जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए समेकित निधि प्रबंधन समिति है उसका अध्यक्ष होता है। और इसके अलावा ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि विधि विश्वविद्यालय हैं उनका जो कुलाधिपति हैं वो मुख्य न्यायाधीश होता है हाई कोर्ट का। तो ये सारी हैं राज्यपाल की कार्यपालिका से संबंधित शक्तियाँ। अब अपन देखते हैं अगली शक्तियों के बारे में जो अपनी होगी विधायी शक्तियाँ। तो अब अपन बात करते हैं राज्यपाल के पास विधायी शक्तियाँ कौन कौन सी है, यानी कि इसको अपन कानूनी शक्ति भी कह सकते हैं। तो वो कौन कौन सी हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 168 के अंदर है अपना विधानमंडल और विधानमंडल हैं उसके अंदर आते हैं एक तो विधानसभा आ जाती है, विधानसभा, और एक विधान परिषद
और तीसरा आ जाता है राज्यपाल। राज्यपाल यानी कि राज्यपाल हैं वो विधानमंडल का अंग होता है। राजस्थान के अंदर राज्यपाल और विधानसभा है, विधान परिषद हैं वो नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल इन तीनों से मिलकर हैं वो विधानमंडल बनता है। ये चीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए और ये अनुच्छेद 168 के अंदर इसका है वो वर्णन किया गया है। तो अब अपन बात करते हैं विधायी शक्तियों की। विधायी शक्तियों में सबसे पहले हम शक्तियों के साथ अनुच्छेद को भी याद करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में अनुच्छेद भी पूछ लेते हैं। तो अनुच्छेद 171 है, उसके अंदर दे रखा है कि जो विधान परिषद होती है, विधान परिषद के अंदर राज्यपाल को 1/6 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति है। यानी विधान परिषद में जो कुल सदस्यों की संख्या होगी उसके 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाएगा। जिसमें राज्यपाल किन को मनोनीत करेगा, तो उसमें साहित्य से संबंधित कोई व्यक्ति हो सकता है, विज्ञान वर्ग से हो सकता है, कला से संबंधित हो सकता है, सहकारिता से संबंधित हो सकता है और समाज सेवा से संबंधित हो सकता है। मतलब इन विषयों से संबंधित या फिर इन क्षेत्रों में विशेष कार्य करने वाले लोगों को मनोनीत करता है विधान परिषद के अंदर राज्यपाल। 1/6 सदस्य आपको ध्यान रखना है। और इसमें आप याद कर सकें तो इसको क्रम से याद कीजिए, साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा, क्योंकि 1-2 एग्जाम में इनका क्रम भी पूछा जा चुका है। और इसमें ये जो सहकारिता है ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है, क्योंकि जब राष्ट्रपति है वो राज्यसभा में मनोनीत करता है सदस्यों को, तो उसमें है वो सहकारिता नहीं आती है, उसमें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा आती हैं। सहकारिता से संबंधित क्षेत्र में सिर्फ राज्यपाल ही मनोनीत करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद अनुच्छेद 174, जिसके अंदर हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो विधानमंडल है उसकी कार्रवाई यानी जो सत्र चलता है उसमें राज्यपाल सत्र आहूत कर सकता है, यानी सत्र की शुरुआत कर सकता है, सत्र बुला सकता है, और सत्रावसान कर सकता है यानी सत्र को समाप्त कर सकता है, और विघटन भी कर सकता है, सत्र को भंग कर सकता है। सत्रावसान और विघटन इससे संबंधित शक्ति हैं वो राज्यपाल के पास हैं अनुच्छेद 174 के अंदर। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वो स्थगित नहीं कर सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, स्थगित नहीं कर सकता है। सत्रावसान, सत्राहूत और विघटन कर सकता है, स्थगित हैं वो नहीं कर सकता है, ये आप याद रखेंगे। फिर आती हैं अनुच्छेद 176 और उसके अंतर्गत हैं विशेष अभिभाषण की शक्ति है राज्यपाल के पास। यानी कि राज्यपाल जो अपना विधानमंडल है जिसमें विधानसभा और विधान परिषद है, इसके अंदर विशेष अभिभाषण दे सकता है। यानी जिन राज्यों में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, तो इसका जब संयुक्त सत्र होगा तो उस समय है वो विशेष अभिभाषण होगा राज्यपाल का। और केवल विधानसभा है तो विधानसभा में भी विशेष अभिभाषण देता है राज्यपाल। तो ये भी विधायी शक्तियों के अंतर्गत आती हैं राज्यपाल की। और फिर अनुच्छेद है 333, विधानसभा में आंग्ल भारतीयों का मनोनयन। यदि राज्यपाल को लगता है कि राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वो एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। विधानसभा में एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित। लेकिन हम देखें तो राज्यपाल यानी राजस्थान के अंदर अब तक एक बार भी ऐसा मनोनयन का कार्य नहीं हुआ है, एक बार भी नहीं मनोनीत किया गया है, ये भी फैक्ट है, आप याद रख सकते हैं। यानी कि मनोनयन की शक्ति तो है आंग्ल भारतीय को, लेकिन राजस्थान की विधानसभा में अब तक एक बार भी है वो मनोनयन नहीं किया गया है। और वर्तमान में जो ये अनुच्छेद हैं इसको हटा भी दिया है, यानी आंग्ल भारतीयों के मनोनयन से संबंधित शक्ति हैं वो अब नहीं है, यानी कि इसको अब हटा दिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इनको आप नोट कर सकते हैं। हम देखते हैं अगली विधायी शक्ति कौन सी है। तो अब अपन विधायी शक्तियों के अंदर आगे बात करें तो अनुच्छेद 200 के अंदर जो विधेयक हैं वो कानून बनने की प्रक्रिया बताई गई है। यानी कि विधानसभा में कोई भी बिल पेश करते हैं तो उसको बोलते हैं विधेयक, और फिर वो विधेयक हैं जब राज्यपाल उसको अनुमति दे देता है, यानी अंतिम रूप से राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाते हैं, उसके बाद वो विधेयक हैं वो कानून बन जाता है। तो ये प्रक्रिया अनुच्छेद 200 के अंदर है, यानी कि जो कानून बनाने की शक्ति है वो अंतिम रूप से राज्यपाल के पास हैं। हमने पहले भी पढ़ा था कि
राज्य के अंदर सभी कार्य वो राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। तो इसमें पहले कोई भी विधानसभा में विधेयक लाया जाता है और फिर उसको विधानसभा से पास करवाया जाता है और उसके बाद अंतिम रूप से राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करता है और राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही वो विधेयक है वो कानून बनता है। लेकिन इसमें राज्यपाल के पास कुछ विकल्प हैं, उस विधेयक से संबंधित राज्यपाल के पास कुछ विकल्प हैं। या तो वो विधेयक को स्वीकृति दे दें, उस पर हस्ताक्षर कर दें, तो वो हस्ताक्षर करते ही वो विधेयक है वो कानून बन जाएगा, और या फिर वो उसको रोक सकता है, स्वीकृति को रोक सकता है, यानी कि वो ना तो मना करता है और ना ही उसको स्वीकृति देता है, उसको रोक देता है अपने पास। तो ये भी शक्ति उसके पास है। और फिर है पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, यानी कोई विधेयक विधानसभा ने पास किया है और वो राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है तो वो उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, यानी कि वो कह सकता है कि आप एक बार और विचार कीजिए इस विधेयक पर। तो पुनर्विचार की शक्तियाँ वो धन विधेयक के संबंध में लागू नहीं होंगी, यानी धन विधेयक को छोड़कर जितने भी विधेयक हैं उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है राज्यपाल। और पुनर्विचार पर भेजने के बाद यदि विधानसभा उसमें कोई भी बदलाव नहीं करके वापस एज इट इज़ उस विधेयक को राज्यपाल के पास भेजेगा तो दूसरी बार में राज्यपाल को है उस पर स्वीकृति देनी ही पड़ेगी, वो दोबारा उसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। तो ये विधेयक बनाने से संबंधित जो राज्यपाल की शक्ति है वह अनुच्छेद 200 के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और फिर हमने पहले भी पढ़ लिया है कि अनुच्छेद 213 के अंदर है वो अध्यादेश लाने की शक्ति भी राज्यपाल के पास है, यानी अध्यादेश तब लाया जाता है जब विधानसभा में कोई सत्र नहीं होता है और आकस्मिक रूप से कोई कानून बनाना हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करके डायरेक्ट कानून बना सकता है, और ये शक्ति हैं वो 213 के अंदर हैं, आपको याद रखनी है। और इसके अलावा जो राज्य वित्त आयोग है, RPSC है, CAG है और महाधिवक्ता है, इनकी जो रिपोर्ट होती है ये चारों विभाग अपनी रिपोर्ट है वो राज्यपाल को पेश करते हैं और राज्यपाल उस रिपोर्ट को है वो विधानसभा के अंदर है वो प्रस्तुत करता है। ये भी शक्ति हैं, विधायी शक्ति हैं राज्यपाल की, आपको ध्यान रखना है। वित्त आयोग, RPSC और महालेखा नियंत्रक और महाधिवक्ता, इनसे संबंधित जो भी ये रिपोर्ट पेश करते हैं वो राज्यपाल को करते हैं और राज्यपाल आगे ये रिपोर्ट है वो विधानसभा के अंदर पेश करते हैं। ये भी शक्ति हैं राज्यपाल की। और इसके अलावा राज्यपाल के पास न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति का संविधान के अंदर उल्लेख नहीं मिलता है, यानी कि राष्ट्रपति हैं वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, ये संविधान में उल्लेखित है, लेकिन राज्यपाल की ऐसी शक्ति के बारे में संविधान के अंदर कोई प्रावधान नहीं बताया गया है। यानी जो न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति है, न्यायालय से परामर्श की शक्ति है, इसके बारे में संविधान मौन है, संविधान में इसके बारे में कुछ नहीं बताया है। हालांकि राज्यपाल परामर्श मांग सकता है जो अपना हाईकोर्ट होता है उससे, लेकिन हाईकोर्ट परामर्श दे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, उसको उचित लगेगा तो वो देगा वरना नहीं दे सकता है, क्योंकि ये संविधान के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो इस तरीके से अपनी विधायी शक्तियाँ हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। अब अपन देखते हैं अगली शक्तियों के बारे में। तो अब अपन बात करते हैं राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के बारे में। वित्त से यानी धन से संबंधित राज्यपाल को कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो सबसे पहली शक्ति तो ये है कि धन विधेयक पेश करने से पहले राज्यपाल की अनुमति लेनी होगी, यानी राज्यपाल की बिना अनुमति से आप धन विधेयक हैं वो पेश नहीं कर सकते हैं। और राज्यपाल जब अनुमति देगा, यानी राज्यपाल की सिफारिश होगी, तो धन विधेयक हैं वो केवल और केवल विधानसभा में पेश किया जाएगा। विधानसभा में, विधान परिषद में है वो धन विधेयक पेश नहीं किया जाएगा। और विधानसभा में धन विधेयक को पेश करने से पहले राज्यपाल से अनुमति लेना ज़रूरी है, और ये राज्यपाल की जो वित्तीय शक्ति हैं उसके अंतर्गत आता है। और फिर दूसरी शक्ति अपन देखते हैं अनुच्छेद 202 के अंदर, यानी अनुच्छेद 202 के अंदर प्रावधान है कि राज्यपाल हैं वो राज्य के वित्त मंत्री से वार्षिक बजट हैं वो पेश करवाएगा, यानी राज्य का बजट है उसको पेश करवाने की जिम्मेदारी भी राज्यपाल की होती है। यानी राज्यपाल के कहने पर वित्त मंत्री द्वारा जो राज्य का वार्षिक बजट होता है वो पेश किया जाता है। अनुच्छेद 202 इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। और राजस्थान में वर्तमान में वित्त मंत्री हैं वो अपने CM साहब गहलोत जी हैं, तो उन्हीं के द्वारा ही बजट पेश किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि राज्यपाल वित्त मंत्री से बजट पेश करवाता है।
और फिर अगली बात करें तो राज्य की जो आकस्मिक निधि हैं उसमें से कहीं पर भी पैसा व्यय करना है तो उसमें राज्यपाल से अनुमति लेना ज़रूरी है। और आकस्मिक निधि का प्रावधान है वो अनुच्छेद 267 के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस आकस्मिक निधि से जब भी पैसा निकालना होता है और कहीं पर खर्च करना होता है तो उसमें राज्यपाल की अनुमति लेनी पड़ती है। और इसके अलावा किसी भी प्रकार की मांग है, अनुदान है और कोई कर प्रस्ताव है तो इन सब को राज्यपाल की अनुमति के बिना है वो पास नहीं किया जा सकता है। यानी कोई भी मांग, अनुदान रखा जाता है विधानसभा द्वारा तो उसमें राज्यपाल की अनुमति ज़रूरी है। बिना राज्यपाल की अनुमति से आप ऐसे कर प्रस्ताव हैं वो नहीं पास कर सकते हैं। तो आकस्मिक निधि आपको ध्यान रखना। और एक होती है संचित निधि। संचित निधि उसका अनुच्छेद भी आपको पूछ ले तो याद रखना है 267(1) के अंदर है वो संचित निधि से संबंधित प्रावधान है और 267 के अंदर है आकस्मिक निधि। ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद रख सकते हैं। और फिर अगली जो अपनी वित्तीय शक्ति हैं वो है अनुच्छेद 280। यानी अनुच्छेद 280 के अंदर राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है और राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल है वो 5 वर्ष के लिए होता है। और राज्य वित्त आयोग का काम क्या है तो ये जो पंचायतें हैं और नगरीय निकाय हैं, पंचायती राज हैं और नगरीय निकाय हैं, इनके धन की है वो समीक्षा करता है राज्य वित्त आयोग। और इसका गठन है वो राज्यपाल द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 280 के अंदर। तो ये हो जाती है अपनी राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ। यानी पहली शक्ति धन विधेयक पेश करने से पहले राज्यपाल की अनुमति लेनी पड़ेगी। दूसरी है वित्त मंत्री से बजट पेश करवाएगा। और तीसरी है कोई भी व्यय करना है आकस्मिक निधि से तो उसमें अनुमति लेनी पड़ेगी राज्यपाल की। और चौथी है राज्य वित्त आयोग का गठन। तो इस तरीके से वित्तीय शक्तियाँ हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। तो अब बात करते हैं राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों के बारे में। तो स्वविवेकीय शक्तियाँ वो होती हैं जिनका प्रयोग राज्यपाल स्वयं अपने विवेक से करता है। यानी कि हमने अब तक जो शक्तियाँ पढ़ी थी वो कहीं ना कहीं राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की सिफारिश से ही वो उन शक्तियों का प्रयोग करता है। लेकिन ये जो शक्तियाँ हैं ये वो अपने स्वयं के विवेक से प्रयोग करेगा। और कौन कौन सी शक्तियाँ स्वविवेकीय शक्तियाँ होगी इसका निर्धारण भी राज्यपाल द्वारा स्वयं किया जाएगा। यानी राज्यपाल स्वयं तय करेगा कि ये स्वविवेकीय शक्ति हैं या नहीं। और हम इसे न्यायालय में चुनौती भी नहीं दे सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती हैं स्वविवेकीय शक्तियों के विरुद्ध। तो ये आपको याद रखना है। तो निम्न परिस्थितियों में राज्यपाल हैं वो स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। जिसमें पहली परिस्थिति है जब विधानसभा के अंदर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। यानी कि कोई भी दल ऐसी स्थिति में नहीं होता है कि वो सरकार बना सके। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल है वो अपनी स्वविवेक के आधार पर किसी एक दल को मौका देता है कि वो सरकार बनाए। तो ये राज्यपाल की स्वविवेक की शक्ति हो जाएगी। इसके अलावा कोई संयुक्त सरकार यानी कि कोई गठबंधन वाली सरकार है और उसके अंदर आपसी फूट पैदा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब सरकार गिर जाती है तो राज्यपाल द्वारा किसी अन्य दल को है वो सरकार बनाने की शक्ति है वो दे सकता है। तो ये भी राज्यपाल की स्वविवेक की शक्ति हो जाएगी। यानी संयुक्त सरकार के मामले में जब आपसी फूट पैदा हो जाती हैं तो उस समय राज्यपाल है वो अपनी स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग करता है। और तीसरी परिस्थिति है जिसके अंदर जो राज्य हैं उसके अंदर शांति व्यवस्था को खतरा पैदा हो जाए। यानी राज्य की शांति व्यवस्था खतरे में पड़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में वो राज्यपाल अपने स्वविवेक का प्रयोग करके कदम उठा सकता है। यानी वो या तो राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा या न्यायालय को हस्तक्षेप करने की बात कहेगा। तो ये प्रावधान है वो राज्यपाल के स्वविवेक के अंदर आता है। और इसके अलावा मंत्रिमंडल हैं उसमें जब अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है यानी किसी मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो ऐसे समय में भी राज्यपाल हैं वो अपनी स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग करता है। और फिर अनुच्छेद 200 में हमने पढ़ा था कि राज्यपाल हैं किसी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित रख सकता है। यानी किसी भी विधेयक को आरक्षित कर सकता है राष्ट्रपति के लिए। विधेयक आरक्षित राष्ट्रपति की परमिशन के लिए किसी विधेयक को आरक्षित कर सकता है। ये भी राज्यपाल की स्वविवेक की शक्ति है अनुच्छेद 200 के अंदर। और फिर है अनुच्छेद 356।
इसके तहत राज्यपाल अपने स्वविवेक से राष्ट्रपति शासन राज्य में लागू करने की मांग कर सकता है। राष्ट्रपति शासन यानी अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की शक्ति भी स्वविवेक के अंदर आती। इसमें स्वविवेक की शक्तियों में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्न में से कौन सी राज्यपाल की स्वविवेक की शक्ति नहीं है। तो उसमें आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि इनसे संबंधित मुद्दे हैं वो राज्यपाल की स्वविवेक की शक्तियों में आते हैं और जिसमें हम न्यायालय में चुनौती भी नहीं दे सकते हैं। तो ये हो जाएगी राज्यपाल की स्वविवेक की शक्तियाँ। अब अपन आगे देखते हैं और शक्तियों के बारे में। तो अब अपन बात करते हैं राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के बारे में। तो न्यायिक शक्तियों में राज्यपाल को सबसे पहले अनुच्छेद 217 के अंदर जो राज्य के अंदर हाईकोर्ट होता है उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति करता तो राष्ट्रपति है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, लेकिन वो नियुक्ति करने से पहले राज्यपाल से परामर्श लेगा। तो ये राज्यपाल की शक्ति हो जाती है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को परामर्श देना। तो आपको ध्यान रखना है, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, न कि राज्यपाल के द्वारा, लेकिन राज्यपाल इसमें परामर्श जरूर करता है। तो दूसरी न्यायिक शक्ति हो जाएगी अनुच्छेद 233। अनुच्छेद 233 के अंदर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। इनकी नियुक्ति और पदोन्नति से संबंधित प्रावधान है। लेकिन जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए राज्यपाल जो हाईकोर्ट होता है उसके परामर्श से है वो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति की जाती है, लेकिन इसमें वो हाईकोर्ट से परामर्श ज़रूर लेगा। तो ये अनुच्छेद 233 भी आपको ध्यान रखना है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, इसमें वो हाईकोर्ट से परामर्श लेता है। और फिर हमने पहले भी बात कर ली है अनुच्छेद 161, जिसमें समाधान की शक्ति है राज्यपाल की, जिसमें वो राज्य सूची और समवर्ती सूची इनसे संबंधित किसी भी विषय में कोई अपराध है तो उसको क्षमा कर सकता है, लेकिन इसमें मृत्युदंड की जो सज़ा है उसको है वो राज्यपाल माफ़ नहीं कर सकता है। और कोई भी सेना न्यायालय है उसके द्वारा कोई सज़ा सुनाई जाती है तो वो भी राज्यपाल है क्षमा नहीं कर सकता है। तो अनुच्छेद 161 समाधान की शक्ति है राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित विषयों पर, यह भी आपको ध्यान रखना है। और अब अपन बात करते हैं राज्यपाल की आपातकालीन शक्तियों के बारे में। आपातकालीन शक्तियों में प्रमुख अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल द्वारा राज्य में जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि व्यवस्थित रूप से सरकार नहीं चलाई जा सकती, शासन व्यवस्था नहीं स्थापित की जा सकती है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की जाती है और ये राज्यपाल की आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत आती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से अपनी राज्यपाल के पास जितनी भी पावर यानी शक्तियां हैं उन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है, जिसमें कार्यपालिका शक्ति है, विधायी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, आपातकालीन शक्ति है, वित्त से संबंधित शक्ति है, स्वविवेक की शक्ति है। इन सब के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। तो आपको इन सभी शक्तियों को बढ़िया तरीके से याद करना है। तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही रखते हैं। इससे आगे राज्यपाल से संबंधित कुछ फैक्ट हैं और राजस्थान के जो राज्यपाल रहे हैं उनकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आप एक बार और रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं और आपको ये लेक्चर बढ़िया लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।